गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्लास 11th का बायो का टॉपिक शुरू किए थे। एक लेक्चर पढ़ाई हुई थी उसमें। उसके बाद आज हम लोग दूसरा क्लास लेकर के फिर से इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो चूँकि मूवमेंट में आप समझते हैं कि हमारा बॉडी का पार्ट जो है, जैसे कभी हाथ मूव करता है, कभी पैर मूव करता है, तो ये मूवमेंट होता है। लेकिन इस स्टेप में देख रहे हैं जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, तो ये क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। तो इसे हम लोग पहले लेक्चर में जितना पढ़े थे उसको आगे लेकर के बढ़ते हैं। आज हमें काफ़ी बातें समझने वाली है, इसलिए पहले मैं व्हाइट बोर्ड के सहारे आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर से हम लोग इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े थे स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहने का मतलब आप कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट भी। किसका? तो ऑफ मसल्स। किसको कहते हैं हम लोग? सार्कोमियर को कहते हैं बच्चों। और सार्कोमियर में हम लोग देखे थे कि ए बैंड और आई बैंड स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा उसके पहले से शुरुआत करेंगे आज हम लोग। एक टर्म आता है मायोफिलामेंट। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यही से आज का क्लास आपका रियल शुरू हो रहा है। इसके पहले की बातें यदि जानना हो तो आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर 1 जरूर देखें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मायोफिलामेंट को दूसरे शब्दों में मायोफाइब्रिल भी कहा जाता है। ये मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल रहता कहाँ है? तो मसल्स फाइबर में। मसल्स फाइबर किसे कहते हैं? तो मसल्स को बनाने वाले सेल को हम लोग मसल्स फाइबर कहे थे। मसल्स फाइबर इस तरह से मान लीजिए, आप पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ये मसल्स फाइबर है, मीन्स एक सेल है हमारे मसल्स को, मीन्स मस्कुलर टिश्यू को बनाने वाला। तो उसके अंदर बहुत सारा इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसी फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग मायोफिलामेंट कह रहे हैं या मायोफाइब्रिल कह रहे हैं। आज का क्लास यहीं से शुरू हम लोग कर रहे हैं। किसी भी मायोफाइब्रिल में ध्यान देंगे बच्चों, 2 टाइप्स का फिलामेंट्स होता है। कितने तरह का बच्चों? 2 टाइप्स का फिलामेंट्स होता है। पहले फिलामेंट का नाम दिया गया है मायोसिन फिलामेंट, और दूसरे टाइप के फिलामेंट का नाम दिया गया है एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट मोटा होता है, थिक होता है, इसीलिए इसको थिक फिलामेंट भी कहा जाता है। अब आपको एक साधारण सा ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। मायोसिन में एम का उच्चारण क्या कर रहे हैं? म। और हिंदी में मोटा को हम लोग क्या बोलते हैं? म से मोटा। तो म से मोटा, म से मायोसिन, ठीक है। और एक्टिन फिलामेंट जो है बच्चों वो पतला होता है, थीन फिलामेंट। और इसको जब ध्यान से आप यहाँ टीन शब्द को बोलेंगे तो टीन थीन से मिलता जुलता है, पतला से मिलता जुलता है। तो एक्टिन फिलामेंट को हम लोग थीन फिलामेंट भी बोलते हैं, पतला फिलामेंट। और मायोसिन फिलामेंट को हम लोग थिक फिलामेंट भी बोलते हैं, मोटा फिलामेंट।
अब वन बाई वन दोनों फिलामेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। मायोसिन फिलामेंट, जिसको कि अभी अभी एक नाम और क्या दिए थे, थिक फिलामेंट। ये जो मायोसिन फिलामेंट है या थिक फिलामेंट है, उसके स्ट्रक्चर पर आएंगे। यह खुद फिर से बना हुआ होता है छोटे छोटे यूनिट का, और इसके छोटे यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, मायोसिन। मीन्स आप समझिए, मायोसिन फिलामेंट फिर से हजारों छोटे छोटे यूनिट का बना होगा, और उस यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, मीरोमायोसिन। इस मीरोमायोसिन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी मायोसिन फिलामेंट का दो पार्ट होता है। एक पार्ट जो है बच्चों उसका पतला होता है इस तरह से, और दूसरा पार्ट जो है इसका मोटा होता है। इस तरह का दो फिलामेंट होता है, ये पतला वाला पार्ट और एक मोटा वाला पार्ट। ये जो मोटा वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये कहलाता है हेड, और इसका छोटा सा पार्ट जो ये देख रहे हैं ये कहलाता है आर्म। तो हेड को हम लोग सिर्फ हेड नहीं कहते हैं, बल्कि कह देते हैं हेड विथ आर्म। और ये जो पतला वाला लंबा वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों टेल। यानी ईच मायोसिन फिलामेंट इज कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो हुआ, जो थोड़ा सा कपार जैसा बड़ा लग रहा है दिखने में, उसको कहते हैं हम लोग हेड। ऐसा नहीं कि आप हेड समझ जाएंगे, तो हेड विथ आर्म है, और दूसरा पार्ट है टेल। और अभी जस्ट एक मिनट पहले आपको क्या बताए थे कि ईच मायोसिन फिलामेंट इज अगेन कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अ स्मॉल यूनिट दैट इज कॉल्ड मीरोमायोसिन। फिर से सुन लीजिए, मीरोमायोसिन स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका बना हुआ है मायोसिन फिलामेंट। अब देखिए, हेड वाले पार्ट में, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है हेड विथ आर्म, इसमें हेवी मीरोमायोसिन होता है। इसीलिए इसको शॉर्टकट में क्या कह दिया जाता है बच्चों, HMM। HMM का मतलब क्या हुआ, हेवी मीरोमायोसिन, मीन्स भारी भरकम वाला मीरोमायोसिन। और जो टेल वाला पार्ट है उसमें छोटा छोटा मीरोमायोसिन प्रेजेंट रहता है, तो इसको कह दिया जाता है LMM, मीन्स लाइट मीरोमायोसिन, मीन्स हल्का हल्का मीरोमायोसिन। इसका मतलब ये हुआ कि टेल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अनदर नेम दैट इज लाइट मीरोमायोसिन, एंड हेड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई अनदर नेम दैट इज हेवी मीरोमायोसिन। एक एडिशनल बात जो यहाँ पर फिर से मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, ये जो हेड है इसके पास दो बाइंडिंग साइट होता है। यहाँ पर इसको आप इस तरह से बना सकते हो। एक जो इसका बाइंडिंग साइट होता है वो कहलाता क्या है बच्चों, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस, और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर जब ये है खुद मायोसिन, तो मायोसिन में जो साइट है उसका नाम आप एक्टिन बाइंडिंग साइट क्यों लिख रहे हैं। तो बेटा मायोसिन के पास जो हेड वाला पोर्शन है वो अटैच किससे करेगा, जाकर के एक्टिन फिलामेंट से अटैच करेगा। तो इसके उस पार्ट को जो एक्टिन फिलामेंट से अटैच करेगा उसको हम लोग कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। और जब फिजियोलॉजी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगा, मूवमेंट लोकोमोशन के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए, तो एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी बाइंडिंग साइट भी एक होता है। और आप सब जानते हो कि हमारे बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स क्वांस ऑफ एनर्जी मीन्स करेंसी ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं बच्चों, एटीपी को, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को। तो एटीपी बाइंडिंग साइट भी होता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह खुद हेड पोर्शन
एटीपेज एंजाइम के रूप में भी बिहेव करता है, क्योंकि जब जरूरत पड़ता है एटीपी को ब्रेक करने का एडीपी और प्लस पी में, ताकि एनर्जी रिलीज कर सके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए, तो यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि 3 साइट हुआ मायोसिन फिलामेंट के पास। एक तो हुआ बच्चों एक्टिन बाइंडिंग साइट, जिसके द्वारा ये एक्टिन से अटैच करेगा। दूसरा हुआ एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी को अटैच किए हुए है। और थर्ड इसका फंक्शन क्या हुआ कि खुद एटीपेज एंजाइम के रूप में बिहेव कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद दूसरे वाले फिलामेंट। ये मोटे फिलामेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, अब पतले वाले फिलामेंट को चर्चा करते हैं। क्या चर्चा किए थे हम लोग? थीन फिलामेंट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं बच्चों? एक्टिन फिलामेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? तो इस थीन फिलामेंट में जो मेन प्रोटीन होता है वो एक्टिन प्रोटीन होता है। एक क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं जो अचानक पूछ देता है ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है नीट एग्जाम में या बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता है उसमें, कि व्हिच वन बायोमोलिक्यूल, देखिए है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन, लेकिन कहां से घुमा रहा है, कोरिलेट कर रहा है बायोमोलिक्यूल से, कि व्हिच वन बायोमोलिक्यूल्स हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और आपको ऑप्शन में ए में दे देगा कार्बोहाइड्रेट, बी में दे देगा प्रोटीन, सी में दे देगा लिपिड और डीएनए में दे दे आरएनए। तो अचानक से सोचेंगे कि ये तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अलग से कहीं कुछ पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन अभी तक जो आप पढ़ रहे हो बच्चों, मैक्सिमम एक्टिन फिलामेंट में आपने एक्टिन प्रोटीन का नाम सुना, मायोसिन फिलामेंट में आपने मायोसिन प्रोटीन का नाम सुना। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए हमारे बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है वह प्रोटीन होता है। इसीलिए प्रोटीन खाना कितना जरूरी है आपको समझ में आ रहा होगा। यानी हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी ठीक से करते हैं, उसमें प्रोटीन डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है बच्चों, ठीक है ना। एनर्जी के लिए फ्यूल के रूप में ग्लूकोज भले मिलता है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, लेकिन मैक्सिमम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाला स्ट्रक्चर है वो प्रोटीनस इन नेचर होता है। तो कितना लाजवाब क्वेश्चन है, अचानक जब आ जाएगा ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम में तब समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थीन फिलामेंट जिसको एक्टिन फिलामेंट बोल रहे हैं, एक्चुअली फिर से 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का बना होता है। एक तो इसमें बच्चों खुद जिसके चलते नाम है एक्टिन प्रोटीन रहेगा। दूसरा जो प्रोटीन होता है वो है ट्रोपोमायोसिन, और तीसरा जो प्रोटीन है वह है ट्रोपोनिन। रिवीजन के अभाव में यहां भी गलती होती है। देखिए ट्रोपोमायोसिन में मायोसिन टर्म लगा हुआ है और हम लोग समझ जाते हैं कि ट्रोपोमायोसिन मायोसिन फिलामेंट का पार्ट है। याद रखना बच्चों, मायोसिन फिलामेंट मोटा होता है लेकिन वो सिंगली सिर्फ मायोसिन का बना होता है, जिसका यूनिट आपको बताए मीरोमायोसिन। और ये पतला होता है, यानी 3 प्रोटीन के मिलने से बना हुआ है, फिर भी बेचारा पतला का पतला है ना। तो ये मत समझना कि ज्यादा प्रोटीन है तो ज्यादा मोटा हो जाएगा। मेन प्रोटीन एक्टिन। अब एक बच्चा पूछा कि सर इसको ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट क्यों नहीं नाम दिया गया, एक्टिन फिलामेंट क्यों कहा गया थीन फिलामेंट को, फिर ट्रोपोनिन फिलामेंट क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ये तीनों है इसमें। तो एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं बच्चों। शादी विवाह में दुल्हन को सज धज करके मंडप की ओर आते हुए आपने देखा होगा, उनके साथ 2-4 उनकी सहेलियां और घर के अदर फीमेल फैमिली मेंबर्स भी होती हैं। बारात वाले लोग क्या कहते हैं, देखो दुल्हन आ रही है। दुल्हन तो अकेले रहती है, लेकिन क्या बोलते हैं लोग कि देखो उसकी बहुत सारी सहेलियां आ रही हैं, नहीं देखो दुल्हन आ रही है। कहने का मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेड बॉस जो है यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन है, इसीलिए ये बाकी तीनों के रहने के बावजूद भी हम लोग इसे एक्टिन प्रोटीन के नाम पर एक्टिन फिलामेंट नाम देते हैं बच्चों। अब जरा सा इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। एक्टिन प्रोटीन इस तरह से
इस तरह से बच्चों डबल फिलामेंटस स्ट्रक्चर का बना होता है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है एफ एक्टीन। यानी समझ लीजिए फिर से, यानी एक्टीन फिलामेंट इज कंसिस्ट ऑफ डबल फिलामेंटस एक्टीन, हेंस इट इज रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट एफ एक्टीन। और इस एफ एक्टीन के साथ साथ, चूंकि एफ एक्टीन का फिर छोटा छोटा जो यूनिट यहां पर आप देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, गोल गोल ग्लोबुलर के रूप में, इसलिए इसको जी एक्टीन के नाम से जानते हैं। यानी थोड़ा सा समझ लीजिए आप, यानी छोटा छोटा जो यूनिट हुआ गोल गोल ग्लोब्यूल के रूप में, उसको कह रहे हैं हम लोग ग्लोबुलर एक्टीन। और कई ग्लोबुलर एक्टीन के मिलने से क्या बना है, फिलामेंटस एक्टीन, और दो फिलामेंटस एक्टीन के मिलने से बना है एक्टीन फिलामेंट। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं। दूसरा प्रोटीन जो था ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो है, ये दोनों के बीच में जो गैप देख रहे हैं इस तरह से, उस गैप में यह भी डबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से ऐसे रहता है, और इसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोमायोसिन। यानी ये जो बीच में आएगा, हम डायग्राम से आप लोग को दिखाएंगे फिर से, इसको कहते हैं हम लोग ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट। यानी डबल स्टैंडेड स्पाइरली क्वाइल्ड, यानी हेलिकली राउंड टू ईच अदर, एफ एक्टीन का दो फिलामेंट हुआ, और उस दोनों फिलामेंट के साथ साथ इक्वल लेंथ तक एक और फिलामेंट है जो डबल स्टैंडेड है, वह है ट्रोपोमायोसिन। अब ध्यान से देखना बच्चों, एट द रेगुलर इंटरवल यहां पर एक ट्रोपोमायोसिन का जो फिलामेंट था, वहां एक तीसरे तरह का प्रोटीन मान लो यहां है, फिर थोड़ा इंटरवल पर यहां रहेगा, फिर थोड़ा इंटरवल पर यहां रहेगा, इस तरह से जो है इसका नाम दिया जाता है ट्रोपोनिन। और आप जान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये ट्रोपोनिन जो है कवर करता है उस साइट को जहां से मायोसिन का हेड वाला पार्ट जाके अटैच होगा। इट मीन्स बच्चों देखिए, मायोसिन के पास क्या बताए थे, एक्टीन बाइंडिंग साइट, और एक्टीन फिलामेंट के पास क्या होता है, तो चूंकि इसके अटैच होने के लिए, इसीलिए इसका नाम होगा मायोसिन बाइंडिंग साइट। उल्टा मत समझना बच्चों, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, एक्टीन फिलामेंट के पास मायोसिन के अटैच होने के लिए साइट है, इसलिए उसका नाम है मायोसिन बाइंडिंग साइट। है एक्टीन के पास, लेकिन किसके अटैच होने के लिए देगा वो जगह है, मायोसिन हेड के लिए, इसलिए यहां वाले को कहेंगे मायोसिन बाइंडिंग साइट, और इसका मायोसिन का जो हेड में है उसको कहेंगे एक्टीन बाइंडिंग साइट। लेकिन एक्टीन के मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढके हुए है कौन, ट्रोपोनिन। आप देखे होंगे कि गोदरेज कंपनी का ताला आता है, उसमें चाबी लगाने वाला जो पॉइंट होता है वो एक छोटा सा कवर से ढका हुआ रहता है, तो आप कवर को ऐसे हटाते हैं तब उसका की पॉइंट दिखता है, और तब उसमें की लगा करके आप ताला को खोलते हैं। ठीक उसी तरह से बच्चों यहां पर ट्रोपोनिन जो है वो साइट को ढके हुए है, किस साइट को, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ आपका एक्टीन फिलामेंट का। आपको अब दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर आप लोग को। आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए बच्चों, थोड़ा सा डील भी करते चले साथ में, ताकि बाद में फिर इस स्लाइड पे आना ना पड़े। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीनस फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल को मायोफिलामेंट भी कहते हैं। पहला का नाम है थिक फिलामेंट, मोटा वाला, मायोसिन याद करने के लिए टिक बताए थे। दूसरा है थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। ईच मायोसिन फिलामेंट इज पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन, और बताए थे कि मीरोमायोसिन फिर से दो पार्ट का बना होता है, एक कहलाता है हेड विथ आर्म, दूसरा कहलाता है टेल। हेड विथ आर्म जो होता है उसमें बताए थे कि थोड़ा सा भारी भरकम मीरोमायोसिन होता है, इसलिए उसको HMM कहते हैं, और टेल वाले में लाइट होता है मीरोमायोसिन, इसलिए उसको LMM कहते हैं। हेड जो होता है वो शॉर्ट आर्म के साथ रेगुलर इंटरवल पे प्रोजेक्ट करता है, और प्रोजेक्ट करके वो बनाता है क्रॉस आर्म।
आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक भी होगा बच्चों, एनसीईआरटी बुक को भी देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। आपको बताए थे कि हेड के पास 3 फंक्शन का चॉइस है ऑलरेडी प्रेजेंट। एक्ट एज एक्टिव एटीपेज, यानी खुद एटीपेज एंजाइम के रूप में भी बिहेव करता है। हैज एटीपी बाइंडिंग साइट्स, आपको डायग्राम बना के भी समझाए थे, और हैज एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहां पर देखिए ये जो मोटा वाला पार्ट है ये हेड कहला रहा है, और ये जो पार्ट है यहां से यहां तक वो कहलाता है आपका आर्म्स। तो हेड विथ आर्म्स ये पहला पार्ट हो गया यहां तक, और यहां के बाद ये जो देख रहे हैं स्पाइरली कॉइल्ड, ये टेल कहलाता है। हेड के पास आप देखें 2 तरह का बाइंडिंग साइट है, ये चूंकि 2 फिलामेंट है इसलिए डबल दिखाया जा रहा है आपको। एक को क्या लिखा गया है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है मायोसिन के पास बच्चों, लेकिन एक्टिन से अटैच करता है, मैं कई बार बता चुका आपको। और दूसरा जो है एटीपी बाइंडिंग साइट है दोनों के पास, और ये दोनों जब मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन करेगा, मतलब एक्टिन फिलामेंट जब स्लाइड ओवर करेगा मायोसिन पर, तो ये क्रॉस आर्म बनाता है। कौन, हेड विथ आर्म्स मिल करके क्रॉस आर्म बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका मायोसिन फिलामेंट का है बच्चों। आगे आप देखिए थीन फिलामेंट जिसको हम लोग बोले थे, वो बना हुआ होता है 3 तरह के प्रोटीन का, एक्टिन भी है, ट्रोपोमायोसिन भी है, और ट्रोपोनिन भी है। ईच एक्टिन फिलामेंट इज अगेन मेड अप ऑफ 2 filamentous actin and both are helically round to each other। उसके बाद each F actin is polymer of G actin globular actin। 2 filaments of tropomyosin also run close to F actin, जो समझाए थे आपको डायग्राम से अब दिखाते हैं। Troponin distributed at the regular interval on the tropomyosin and mask the active एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है ट्रोपोमायोसिन किसको कवर कर रहा था, तो ट्रोपोमायोसिन कवर कर रहा है ट्रोपोनिन किसको कवर कर रहा है, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को। और ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है किस पर, तो ट्रोपोमायोसिन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर देखिए बच्चों कितने अच्छे से दिख रहा है। ये जो एक एक छोटा छोटा ग्लोबुलर फॉर्म दिख रहे हैं वो जी एक्टिन कहलाएगा, और जी एक्टिन सब मिल करके देखिए एक लंबा सा, जैसे मोतियों का माला आप लोग पहनते हैं, कभी कभी फीमेल पहनती हैं हमारे सोसाइटी में, तो उसी तरह से माला जैसा बना हुआ है, तो ये कहला रहा है फिलामेंटस एक्टिन। और फिलामेंटस एक्टिन के साथ साथ स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड टू ईच अदर ट्रोपोमायोसिन का भी 2 फिलामेंट है, लेकिन ट्रोपोनिन एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यही ढके हुए है जो अभी बताए थे कि ताला में जो चाबी लगने वाला साइट होता है उसको ढके हुए है, कवर किए हुए है, यानी ये साइट है किस पर प्रेजेंट, तो ट्रोपोमायोसिन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, लेकिन इस साइट को कहते क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है बच्चों, अब जो है सो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वापस चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताना चाह रहा हूं। आप बच्चे कहीं गए हुए हो और आपके कोई क्लोज रिलेटिव कहते हैं कि आपको मैं एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूं, आप अपना आंख बंद करो और हाथ को आगे निकालो। आपने आंख बंद कर लिया उन पर विश्वास करके, हाथ को आगे निकाला, हाथ जैसे ही निकाला तो उसमें आपको एक जलता हुआ आग का गोला रख दिए। अब आप आंख नहीं खोलेंगे, ऐसे फेंकेंगे। कहने का मतलब जरा समझिए, सबसे पहले जो रिसेप्टर हुआ हमारे हाथ का, वो रिसीव करके मैसेज किसको दिया, ब्रेन को। ये जो ब्रेन हमारा है बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे या अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बाद मैं ही आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, जिसमें ब्रेन के बारे में, आइज के बारे में और ईयर के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है कहाँ बच्चों, तो जो हमारा हाथ था, हाथ का जो मसल्स था वहां पर मैसेज आता है। ठीक है, वहां पर मैसेज आता है।
जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स आप ब्रेन कह सकते हैं, वहां से जो नर्व मैसेज लेके आता है उसको बच्चों हम लोग कहते हैं मोटर नर्व। क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। जो ब्रेन मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर आएगा। अब मान लो कि ए आकर के यहाँ के मसल्स से अटैच हो गया, तो ध्यान देना यहाँ पर ये जो हमारा जो मसल्स का सेल था उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नाम बताए थे बच्चों? बोलिए। सार्कोलेमा। क्या होता है? सार्कोलेमा। इस सार्कोलेमा के पास आ करके ये ऐसे एंड कर रहा है। कौन? ये मोटर नर्व्स। और मोटर नर्व्स और सार्कोलेमा ऑफ मसल्स फाइबर मिल करके एक जंक्शन बनाता है बच्चों, जिसको कि हम लोग कहते हैं एंड मोटर प्लेट, और एक नाम और दिया जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज भेजता है। मैसेज लेकर के जाएगा कौन? एक केमिकल ले जाता है, और उस केमिकल का नाम होता है बच्चों एसिटाइल कोलिन। कितना प्यारा नाम है, एसिटाइल कोलिन। तो ये जो एसिटाइल कोलिन होता है बच्चों, ये मैसेज लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व्स के थ्रू कहाँ गया? एंड मोटर प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। जैसे ही यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको अलग से हम दिखा रहे हैं, यहाँ आया तो एसिटाइल कोलिन जो मसल्स फाइबर सेल है उसके सार्कोप्लाज्म मीन्स उसके साइटोप्लाज्म में मैसेज को छोड़ा। मैसेज जैसे ही छूटा तो ये एक्शन में आ गया। जब एक्शन में आया बच्चों तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो हुआ वो इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप जानते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भंडार होता है किसका? कैल्शियम आयन का। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुरंत कैल्शियम छोड़ेगा, और वो कैल्शियम जाकर के क्या करेगा बच्चों? तो जो बताए थे आपको कि इस तरह से जो फिलामेंट होता है डबल, किसका? एक्टिन फिलामेंट, और उसके ऊपर जो इस तरह से ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट होता है। इस ट्रोपोमायोसिन के पास क्या था? ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन ढके हुए था किसको? तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को। यहां जाकर के कैल्शियम आयन जो रिलीज होगा वो ट्रोपोनिन से अटैच होकर के और उसको वहां से भगा देगा। अरे चलो हटो यहां से। क्यों? तो मायोसिन का हेड आ रहा है यहां। कहने का मतलब कि वो साइट ओपन होगा तब ना मायोसिन का हेड उसमें फिट बैठेगा बच्चों, तब ना मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो यहां पर फिर से 1 मिनट में समझ लीजिए। सबसे पहले मैसेज गया हमारे सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा ब्रेन को। ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हेड चीफ जस्टिस है ब्रेन, वो मैसेज भेजा मोटर नर्व्स के थ्रू। कहाँ? तो मसल्स फाइबर के पास। मसल्स फाइबर्स के पास जो जंक्शन बनता है न्यूरॉन सेल और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंड मोटर प्लेट, वहां जाके एसिटाइल कोलिन केमिकल रिलीज करता है। एसिटाइल कोलिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को छोड़ता है। स्टेप बाय स्टेप में ऑर्डर में काम हो रहा है बच्चों। अब कैल्शियम आयन जाकर के ट्रोपोनिन से अटैच होकर के और कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्बिनेशन बनाता है। अब जाकर के यहाँ का साइट हो गया ओपन। अब उसके बाद उसी में हेड जो है वो फिट बैठ जाता है। इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं स्ट्रक्चर से। जैसे देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ए जो है सीधा बना रहे हैं समझाने के लिए। ए है आपका एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में रेगुलर इंटरवल पर इस तरह से जो है सो साइट फ्री हो गया ट्रोपोनिन के हटने पर, और इस साइट को क्या कह रहे हैं हम? मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब मायोसिन जो है उसका जो हेड है, इसको जो है आ करके इस तरह से जो मायोसिन है उसका हेड ऐसे निकला हुआ है, और इसका हेड वाला पार्ट रेगुलर इंटरवल पर ऐसे जाकर के अटैच हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से।
और अब जो है सो ये एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड ओवर कर रहा है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक थ्योरी दिया गया है हक्सले एंड हक्सले के द्वारा, जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्लाइड कौन करता है, तो थीन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। मान लीजिए हम इसको थीन फिलामेंट मान रहे हैं और इसको हम थिक फिलामेंट मान रहे हैं, ठीक है ना। ये थिक फिलामेंट है मायोसिन, तो ये जो है ना ये स्लाइड करेगा ओवर मायोसिन फिलामेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे स्लाइड करेगा एक्सपेंशन होगा, फिर ऐसे। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होते रहता है। जैसे हम लोग आपको दिखाए थे बच्चों, देखिए इस तरह से यहां पर मसल से थोड़ा बहुत दिखाई देगा, देखिएगा, देखिए छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जब ऐसे कर रहे हैं तो देखिए एक्सपेंशन हो गया, फिर ऐसे किए छोटा मोटा हो गया और ऐसे किए तो पतला हो गया। तो इस तरह से एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट होता है और इसको डील कौन किए थे, तो हक्सले एंड हक्सले साहब किए थे। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, और आपको पिछले क्लास में मीन्स लेक्चर 1 में बताए थे कि इस तरह से दो लाइन होता है जिसका नाम हमने क्या दिया था, जेड लाइन। जेड लाइन के इधर भी इस तरह से रहेगा एक्टिन फिलामेंट, जेड लाइन के उस साइड में भी होगा एक्टिन फिलामेंट, इधर भी होगा बच्चों एक्टिन फिलामेंट, बताए थे आपको हाफ आई बैंड। अब जेड लाइन ये है क्या, जेड लाइन, ये भी क्या है बच्चों, जेड लाइन। और जेड लाइन में जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है, तो एक्टिन फिलामेंट। सिर्फ एक्टिन नहीं है, डिटेल आपको बता चुके, 3 प्रोटीन है। और ये दोनों के बीच का जो स्पेस है इसमें एक दूसरा प्रोटीन है और इस प्रोटीन का नाम क्या दिया जा रहा है बच्चों, मायोसिन प्रोटीन या मायोसिन फिलामेंट। एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा बच्चों। थोड़ा सा यहां पर कंसंट्रेशन को हाई रखिएगा। देखिए जैसे ही मैसेज आया था, जो अभी मैकेनिज्म में समझाया आपको, तो होता क्या है कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन, मायोसिन में रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पर क्या बताए थे, इस तरह से ऐसे हेड था बच्चों, हेड विथ आर्म, जो क्रॉस आर्म बनाएगा दोनों साइड में रहेगा निकला हुआ, इस तरह से टोटल में रहेगा। बस हम एक में समझा रहे हैं बना करके। अब देखिए जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर के आएगा, तो ये जो एक्टिन था इसके पास क्या था, इस एक्टिन में एक साइट था, साइट क्या था उसका नाम, मायोसिन बाइंडिंग साइट, उसमें जाकर के हेड फिट हो गया था और तब ये जो है सो स्लाइड ओवर करना शुरू किया था मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। जब ये स्लाइड ओवर करेगा बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो है एक्टिन फिलामेंट शॉर्ट एंड होता है, छोटा होता है, लेकिन मायोसिन फिलामेंट कभी भी छोटा नहीं होता, अपने लेंथ को छोटा और बड़ा नहीं करता है। याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो ये जो है सो स्लाइड करता हुआ यहाँ तक आ सकता है कि नहीं, और इधर से भी ये स्लाइड करता हुआ यहाँ तक आ सकता है। कहने का मतलब कि जेड लाइन से जब मायोसिन का दोनों एंड टच कर जाएगा वहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ तक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स शॉर्ट एंड होगा और इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फाइबर। और इसके लिए एनर्जी कौन देगा, तो जो एटीपी ब्रेक करेगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट जो अलग होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वही एनर्जी रिलीज करता है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है बच्चों। और आप कभी कभी देखेंगे कि आपको, अब तो नहीं होता है, बचपन में हम लोग को टीचर जो होते थे, गुरुजी कहा करते थे, वो कुछ गलती करने पर ना उठक बैठक करने के लिए कह देते थे कि 100 बार उठक बैठक करो। और जब 100 बार उठक बैठक हम लोग करते थे तो उसमें मसल्स का लगातार कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता था, तो उससे एनर्जी की कमी होने लगती थी, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता था। और उस कंडीशन में क्या होता था बच्चों, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता था। उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन होकर रिलीज होता है, और लैक्टिक एसिड जब डिपॉजिट हो जाता है ना हमारे मसल्स में, तो हमें फैटिगनेस मीन्स थकान महसूस होती है। इसलिए आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे कि मस्कुलर
क्रैम्प का रीजन क्या है, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, इसीलिए उसको फैटी एसिड भी कहते हैं। तो ये मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन का मैकेनिज्म आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये जो है सो छोटा होगा और दोनों एंड इधर आएगा और इसका जो हेड है वो क्रॉस ब्रिज बनाएगा, यानी हेड ऑफ मायोसिन, और इसका जो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट है वो क्रॉस ब्रिज बनाता है और वो जो है सो इस तरह से ऐसे बनाया, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ऊपर से एक्टिन फिलामेंट, अब ये हेड है, हेड ऐसे फिट बैठ जाता है। अब फिर जैसे जैसे जाएगा ऐसे बेंड करेगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर ऐसे रिलैक्सेशन होगा और इसके लिए एनर्जी कौन देगा, एटीपी। वो एटीपी के बाद फिर से जब एटीपी रिलीज हो जाएगा तो नया एटीपी आएगा, सेकेंड कॉन्ट्रेक्शन। कब तक कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन होते रहेगा, तो जब तक आप ऐसे ऐसे कर, मान लो ब्रेन से मैसेज भेजा, एक बार हाथ को ऐसे मूव करो तो ऐसे हुआ, फिर ब्रेन से मैसेज भेजना पड़ेगा बच्चों। हर कॉन्ट्रेक्शन के लिए याद रखना अलग से मैसेज भेजना पड़ेगा। आप पहले से डिसाइड कर चुके हो कि मैं अपने हाथ को यहां कंधे पे 5 बार टच करूंगा तो ब्रेन से पहली बार मैसेज आएगा, तब यहां से मोटर न्यूरॉन भेजेगा और कॉन्ट्रेक्शन होगा। सेकेंड टाइम फिर रिलैक्स होगा, फिर मैसेज भेजिएगा। तब जब तक आप करते रहोगे तब तक यही मैकेनिज्म होता रहेगा, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन से अटैच होगा, ट्रोपोनिन जो है सो मायोसिन बाइंडिंग साइट को खाली छोड़ देगा, उसमें मायोसिन हेड फिट बैठ जाएगा और एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। ये मैकेनिज्म तब तक चलते रहेगा और जब आप चाहेंगे कि अब हम मूवमेंट नहीं करेंगे, अब हम कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तो आपको अगले बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज नहीं आएगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मना करेगा कि भाई अब कैल्शियम की जरूरत नहीं है, कैल्शियम ट्रोपोनिन का ब्रेकअप हो जाएगा और जब ब्रेकअप होगा तो कैल्शियम चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जहां से आया था और ट्रोपोनिन फिर से मास्क कर देगा किसको, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट को। तो यही है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन। इसको थोड़ा सा अब मैं बोर्ड के सहारे आपको दिखा देता हूं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रेक्शन, इसको हक्सले ने डिस्क्राइब किया था बच्चों, एक्सप्लेन किए थे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर करता है मायोसिन फिलामेंट, ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है बार बार। गलती से दे देगा कि मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर एक्टिन फिलामेंट, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये नहीं होगा, यानी एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। उस बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड करता है सिग्नल को मसल्स फाइबर के पास मोटर न्यूरॉन के द्वारा, मोटर न्यूरॉन फिर क्या करता है, मसल्स फाइबर के साथ अटैच होकर के और एक यूनिट बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं मोटर यूनिट, या आपको क्या नाम बताए थे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। अब वहां न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो एसिटाइल कोलिन है वो मैसेज को भेजेगा कहां, सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा में हलचल होगा, वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एसिटाइल कोलिन के चलते, वो डिस्टर्ब करेगा किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको रिलीज करेगा, तो आपको कैल्शियम आयन को, और कैल्शियम आयन जब रिलीज हो जाएगा तो वो कैल्शियम आयन जाएगा स्टेप बाय स्टेप है ट्रोपोनिन के पास और बाइंड अप होकर के और ट्रोपोनिन को हटा देगा कहां से, तो ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन बाइंडिंग साइट से, और हटाने के बाद फिर जैसे ही एक्टिन फिलामेंट का फ्री होगा मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो मायोसिन का जो हेड है वो अटैच हो जाता है और वो क्रॉस आर्म बनाता है। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी कहां से आएगा, एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा ए बैंड की तरफ, और आपको अभी अभी बताए थे कि ए बैंड कभी भी छोटा नहीं होता है, एक्टिन फिलामेंट जो है ये वही छोटा होता है बच्चों। और एक पहले के क्लास में आपको बताए थे कि जेड जोन जो होता है रिलैक्स कंडीशन में होता है, जेड जोन जो अभी आपको पुनः दिखाएंगे वो जो है सो डिसअपियर हो जाएगा, आई बैंड जो है सो रिड्यूस होगा, लेकिन ए बैंड एज यूजुअल रह जाएगा। आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देखेंगे, स्टार्ट यहां से हुआ है बच्चों, ऊपर वाला एक्टिन फिलामेंट है, नीचे वाला मायोसिन फिलामेंट है मोटा, यहां पर देखिए हेड के पास एटीपी था, ब्रेक हुआ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यहां से एनर्जी रिलीज हुआ, और कैल्शियम आयन ऑलरेडी पहले से मायोसिन बाइंडिंग साइट को फ्री कर चुका है। यहां पर देखिए मायोसिन का जो हेड है बच्चों, ये मायोसिन का हेड
ये मायोसिन का हेड अटैच हो चुका है मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट से, स्ट्रक्चर बना चुका है क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ तो ये अब एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर कर रहा है मायोसिन फिलामेंट। नीचे वाले डायग्राम में देखिए एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, अरे जहां तक पॉसिबल है वहां तक स्लाइड ओवर करेगा। स्लाइड ओवर करने के बाद जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका होगा तो उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ क्रॉस ब्रिज हो जाएगा और पुनः नया एटीपी वहां पर आ जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा जब तक आप मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चाहेंगे, क्योंकि ब्रेन से कंट्रोल होता है। इस डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश किए हैं कि रिलैक्स कंडीशन में, मीन्स जब हम शिथिल अवस्था में रहते हैं, जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में देखिए जेड लाइन इधर है, जेड लाइन इधर है, जेड लाइन से लगा हुआ कौन है, एक्टिन फिलामेंट यानी थिन फिलामेंट, और उसके बीच में कौन है, मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन फिलामेंट में दोनों साइड में जो आउटग्रोथ निकला हुआ है बच्चों, वो हेड विथ आर्म है, अभी समझाएं आपको। और ये दोनों के बीच में देखिए गैप दिख रहा है, एच जोन। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डायग्राम दे करके दे सकता है कि यदि एच जोन दिखाई दे रहा है तो आप समझ लो कि हमारा मसल्स रिलैक्स कंडीशन में है, यानी वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, यानी एक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन आप लास्ट वाले डायग्राम को देखें, यहाँ पर इस लाइन में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, इसका जेड लाइन कॉन्ट्रैक्शन करके इधर आया है, इसका जेड लाइन कॉन्ट्रैक्शन करके इधर आया है, और ऊपर से देख रहे हैं ये जो गैप था दो एक्टिन फिलामेंट के बीच में, जहां से कि मायोसिन दिख रहा था, उसी जोन को तो एच जोन कहा गया था, वो अब दिख रहा है यहाँ पे नहीं ना बच्चों। इधर से भी यहाँ तक एक्टिन फिलामेंट, इधर से भी यहाँ तक एक्टिन फिलामेंट, अब बीच का मायोसिन जो मैक्सिमम सार्कोमियर को टच कर रहा है, मतलब इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। और दो सार्कोमियर के बीच का एक, मतलब दो जेड लाइन के बीच में पहला सार्कोमियर और एक बगल में जो सार्कोमियर दो है उसके बीच में, यानी टू सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को इसको दिखाया गया है। तो मैं समझता हूं आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, और इसका बचा हुआ जो पार्ट है आगे अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।